आजा भाई आजा। शुरू कर दी क्या? वॉइस चेक कर ली एक बार। हाँ भाई, बात नहीं है बना, एकदम शांति से समझना है चीजों को। इतिहास में हमने कल की क्लास में मतलब खिलजी वंश के बारे में बात की। खिलजी वंश के बाद में हमने तुगलक वंश, और तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद में अंतिम राजवंश, दिल्ली सल्तनत काल का अंतिम राजवंश है लोधी राजवंश। बतो ध्यान रखना, लोधी वंश भारत में शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश है। बतो ध्यान रखना, दो अफगान राजवंशों ने भारत में शासन किया है। पहला है लोधी वंश और दूसरा है सूरवंश। ठीक है ना बच्चों? सूरवंश के बारे में आगे बात करेंगे मुगल काल में। लेकिन आपको याद रखना है, आपसे पूछ ले, एकदम इजी क्वेश्चन है कि भारत में शासन करने वाला या दिल्ली पे शासन करने वाला प्रथम अफगान राजवंश कौन सा है? लोधी। बच्चों ध्यान रखना, जो ये लोधी है अफगानी है, ये अफगानी बच्चों ध्यान रखना बलबन के समय भारत आते हैं सैनिक के रूप में। बलबन दिल्ली सॉरी गुलाम वंश का ही शासक था। और बलबन के समय जो मेवात क्षेत्र है, आज का जो हरियाणा और कुछ क्षेत्र दिल्ली का, मेवात क्षेत्र में लुटेरों द्वारा, डाकुओं द्वारा भाई इन्होंने क्या कर लिया था, एक विद्रोह कर दिया था। कोई भी व्यापारी दिल्ली जाता है उसको बीच रास्ते में लूट लेते थे। तो उन्हें लुटेरे से बचने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए बलबन ने ध्यान रखना अफगानों को बुलाया था भारत में। लगभग 3000 अफगान सैनिक भारत आते हैं। और बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में उन अफगानों में से एक था, कौन था? बहलोल लोधी। और बच्चों ध्यान रखना, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। बच्चों आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल में सर्वाधिक लंबा शासन किसका है? बहलोल लोधी का। बच्चों ध्यान रखना, किसका है? बहलोल लोधी। विशेषकर आपसे पूछ ले शासन के रूप में, एक शासक व्यक्तिगत रूप से आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक लंबा शासन काल किसका है बच्चों? बहलोल लोधी का। किसका है? बहलोल लोधी का। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में आपसे बात करेंगे उसके बाद में कि बच्चों ध्यान रखना, बहलोल लोधी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत काल के किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों शेरशाह सूरी, औरंगजेब का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसे शासकों के नाम बताओ जिनका राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों एक तो है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। और बच्चों ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी, मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी, शिवाजी का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है बच्चों। इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का ही शासक है, इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का ही शासक है, उनका भी कितनी बार हुआ है? 2 बार। और बच्चों शेरशाह सूरी, आगे बात करेंगे, सूर वंश के संस्थापक, जो दूसरा अफगान राजवंश है। और बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब जो मुगल काल का शासक है, मुगल राजवंश का शासक है। बच्चों ध्यान रखना, ये दरी है ना बच्चों, दरी पर बैठ करके क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। इन्होंने कहा कि मेरे लिए राज सिंहासन की जरूरत नहीं है, मैं जनता के बीच में बैठ करके, दरी पर बैठ करके क्या करूंगा? शासन करूंगा। बच्चों ध्यान रखना, ये चाहता था कि इसका बड़ा बेटा, है ना, बड़ा बेटा ही इसका क्या बने? उत्तराधिकारी बने। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इसका बड़ा बेटा इसका उत्तराधिकारी नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, आपको बस इतना लिखना है कि बहलोल लोधी जो लोधी वंश के संस्थापक है, और बहलोल लोधी का राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। बच्चों साथ में अन्य फैक्ट के बारे में लिखना चाहो तो छत्रपति शिवाजी का भी नाम लिख देना बच्चों, इब्राहिम लोधी, शेरशाह सूरी और औरंगजेब का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। और बच्चों फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक का भी राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। क्योंकि यह प्रश्न कई बार भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो बच्चों इनके नाम याद रखना, एक तो फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, छत्रपति शिवाजी, शेरशाह सूरी और औरंगजेब। बच्चों ध्यान रखना, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास के शासक है, प्रमुख है, जो इनके राज्याभिषेक कितनी बार हुआ है? 2 बार। ठीक है बच्चों, उसके बाद में शासक बनता है सिकंदर लोधी। कौन बनता है? सिकंदर लोधी। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की, आगरा शहर बसाया था।
बच्चों आपसे पूछ ले कि आगरा की स्थापना किसने की है, तो बच्चों सिकंदर लोदी ने। और बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी इसने किसने बना दी, किससे बना दी थी, आगरा को। ठीक है ना बच्चों, प्रश्न ये पूछा जा सकता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, प्रारंभिक राजधानी क्या थी, लाहौर। बच्चों उसके बाद में दिल्ली किसने बनाया, किसने बनाया है, इल्तुतमिश ने। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी देवगिरी किसने बनाई, जिसका नाम बदल दिया गया दौलताबाद। आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी देवगिरी किसने बनाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी बच्चों। और देवगिरी का नाम बदल लिया और देवगिरी का नाम क्या रखा था, दौलताबाद। बच्चों उसके बाद में आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल की राजधानी आगरा किसे बनाई है, आगरा। और बच्चों आगरा की स्थापना किसने की, आगरा शहर किसने बसाया है, सिकंदर लोदी ने। बच्चों आगरा शहर किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बात करें तो इन्होंने मुहर्रम पर जो ताजिया निकल रहे हैं, इस्लाम धर्म का कोई एक त्योहार है मुहर्रम, उस पे ताजिया निकाला जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने ताजिया पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा कि कोई ताजिया नहीं निकालेंगे। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों ये दूसरा शासक है, इन्होंने गंगा यमुना के नदी में जो स्नान करने की जो परंपरा है हमारे सनातन धर्म की, इन्होंने कहा कि कोई भी गंगा नदी में, यमुना नदी में क्या नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने मथुरा में एक मंदिर है ज्वालामुखी का मंदिर, इसको तुड़वा दिया था। बच्चों ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी का मंदिर कहां पे है, मथुरा। बच्चों मथुरा किस राज्य में है, यूपी में। बच्चों ध्यान रखना, ज्वालामुखी का मंदिर है मथुरा में, मथुरा है यूपी में। और बच्चों आपसे पूछ ले कि ज्वालामुखी के मंदिर को किसने तोड़वाया था, सिकंदर लोदी ने। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, और गज ए सिकंदरी। बच्चों ध्यान रखना, भूमि मापन के लिए इन्होंने गज ए सिकंदरी का निर्माण किया। बच्चों इन्होंने कहा कि मैं भूमि को मापूंगा। और बच्चों आपसे पूछा भी जा सकता है कि गज ए सिकंदरी क्या है, भूमि मापन का यंत्र है। ठीक है ना बच्चों। गज ए सिकंदरी का निर्माण किसने किया बच्चों, ये लागू किसने किया, गज ए सिकंदरी। ये एक पैमाना है, भूमि मापने के लिए क्या है, पैमाना है बच्चों, जो 30 इंच का था। ठीक है ना बच्चों। इन्होंने एक गज बनाया था जिसका काम क्या था, भूमि मापन के लिए। ये क्या है, पैमाना है, पैमाना। इसका नाम क्या है, गज ए सिकंदरी। ठीक है ना बच्चों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भूमि मापने के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी किसने लागू किया है, बच्चों ध्यान रखना, सिकंदर लोदी। और बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात और बात करें तो ये एक क्या था, एक कवि भी था। बच्चों ध्यान रखना, गुलरुखी शीर्ष नाम से ये क्या लिखता था, कविता भी लिखता था। बच्चों ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक तो आगरा शहर बसाया। बच्चों सन भी याद रखना है 1504 में। फिर बच्चों ध्यान रखना, एक वर्ष के बाद में आगरा शहर विकसित हो जाता है। उसके बाद में आगरा शहर को क्या बनाता है, अपनी राजधानी बनाता है। बच्चों ध्यान रखना, मुहर्रम पर ताजिया, इस्लाम धर्म में एक त्योहार है मुहर्रम। बच्चों उस पर ताजिया निकाला जाता है। तो ताजिया पर प्रतिबंध किसने लगाया है, सिकंदर लोदी ने। बच्चों ध्यान रखना, गंगा यमुना नदी पे स्नान करने में प्रतिबंध किसने लगा दिया, सिकंदर लोदी ने। बच्चों मथुरा में ज्वालामुखी के मंदिर को किसने तोड़वा दिया था, सिकंदर लोदी ने बच्चों। और इन्होंने भूमि मापन के लिए गज ए सिकंदरी का क्या किया था, निर्माण किया था। और बच्चों ध्यान रखना, गुलरुखी शीर्षक नाम से ये क्या लिखता था, कविता लिखता था। बच्चों ये बात आपको याद रखनी कम से कम सिकंदर लोदी में। एक तो मंदिर याद कर लेना, कौन सा मंदिर तोड़वाया था, ज्वालामुखी। कहां पे है, मथुरा कहां पे है। बच्चों आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत काल का वह शासक जो गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। आपसे पूछ ले कि एक कवि भी था दिल्ली सल्तनत काल का, कौन सा शासक जो एक कवि भी था, सिकंदर लोदी। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर इसका विरोध होना शुरू हो जाता है क्योंकि एक इस्लामिक शासक है। बच्चों ध्यान रखना, एक इस्लामिक शासक है
और बच्चों ध्यान रखना, इन्होंने जो इस्लाम धर्म का ही त्योहार है मुहर्रम, बच्चों मुहर्रम पर क्या होता है कि ताजिया निकाला जाता है, और इसमें बच्चों ध्यान रखना जैसे कि ये छोटे मोटे युद्ध होते हैं, है ना, हमला करना, तलवारों से तलवारबाजी करना, तो सिकंदर लोदी ने कहा कि इससे किसी की मौत भी हो सकती है, तो ऐसे त्यौहार नहीं निकालने चाहिए, ऐसे त्यौहार को नहीं मनाना चाहिए। और बच्चों दूसरी बात ध्यान रखना, हमारे सनातन धर्म में ये परंपरा है, हम गंगा नदी और यमुना नदी को क्या मानते, पवित्र मानते। बच्चों इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति गंगा और यमुना नदी में क्या नहीं करेगा, स्नान नहीं करेगा। और मैं आपसे पूछ लूं कि जो ये महाकुंभ है, इन मेलों के आयोजन की शुरुआत किस शासक के शासनकाल में हुई है? और बच्चों ध्यान रखना, अभी जो महाकुंभ लगा है किन नदियों के संगम पे लगा है? गंगा यमुना सरस्वती, स्थान पूछ ले तो। और बच्चों ध्यान रखना, प्रयागराज का पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। ठीक है ना, ये बात है मजे की। आगे बढ़ते हैं बच्चों, उसके बाद में बात करें सिकंदर लोदी। ध्यान रखना बच्चों, सिकंदर लोदी के समय ही भारतीय संगीत पर पहला फारसी ग्रंथ, सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों ध्यान रखना, सिकंदर लोदी के समय भारतीय संगीत पर फारसी ग्रंथ, ध्यान रखना, लजत ए सिकंदर शाही लिखा गया। बच्चों ध्यान रखना, पहला ग्रंथ है, भारतीय संगीत का टीका किया गया है। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संगीत को समझने के लिए फारसी भाषा में पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? लजत ए सिकंदर शाही। और बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि इस ग्रंथ किसके शासनकाल में लिखा गया है? लजत ए सिकंदर शाही, सिकंदर लोदी के समय। बच्चों ध्यान रखना, सिकंदर लोदी के समय मोट की मस्जिद, जिसे कहते हैं दाल की मस्जिद, ध्यान रखना, जो दिल्ली में है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि दाल या मोट, मोट की मस्जिद या दाल, दाल की मस्जिद कहां पे है बच्चों? दिल्ली में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है ना बच्चों, ये दाढ़ी नहीं रखता था। और बच्चों ध्यान रखना, गले की बीमारी से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, ये लाइन आपको लिखनी है कि मोट मस्जिद या दाल मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने। और बच्चों आपसे पूछ ले कि भारतीय संगीत पर फारसी, पहला फारसी है ना ग्रंथ का नाम क्या है? लजत ए सिकंदर शाही। और किसके समय लिखा गया? सिकंदर लोदी के समय। ठीक है ना बच्चों, ये महत्वपूर्ण बात थी सिकंदर लोदी में। एक तो बच्चों ध्यान रखना, आगरा शहर बचाया कब? 1504 में। बच्चों उसके बाद में बात कर ले, आगरा राजधानी किसने बनाई? सिकंदर लोदी ने। बच्चों आपसे पूछ ले कि मथुरा में ज्वालामुखी को मंदिर को किसने तोड़वाया था? सिकंदर लोदी ने। बच्चों आपसे पूछ ले कि मुहर्रम पर ताजिया निकालने की परंपरा को बंद किसने किया था? सिकंदर लोदी ने। बच्चों आपसे पूछ ले कि गंगा यमुना नदी में स्नान पे प्रतिबंध किसने लगाया था? सिकंदर लोदी ने। ठीक है ना बच्चों, दाल की मस्जिद या मोट की मस्जिद, मोट होता ना एक, मोट फसल, दलहन फसल होती है ना मोट। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि मोट जो एक फसल है, कौन सी ऋतु में बोई जाती है? कौन सी फसल है? कौन सी है? खरीफ। बाजरा, गेहूं, रबी, सरसों, रबी। वेरी गुड। और मैं आपसे पूछ रहा हूं मूंगफली, हाँ, खरीफ। कौन सी है? खरीफ। और मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि सोयाबीन, सोयाबीन खरीफ की फसल है। ठीक है ना। तो बच्चों उसके बाद में बात करें, उसके बाद में शासक कौन बनता है? उसके बाद में शासक बनता है बच्चों इब्राहिम लोदी। हेडिंग डालना इब्राहिम लोदी, हेडिंग डालना इब्राहिम लोदी। पीछे क्या करेगा? लिखा नहीं है, हा? अरे भाई लिख देना, मोट की मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे दाल की मस्जिद भी कहते हैं। और ये मस्जिद कहां पे है? दिल्ली में। ठीक है ना। हेडिंग डालना इब्राहिम लोदी, आवाज नहीं भाई, इब्राहिम लोदी। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सतलज काल का ये अंतिम शासक है। ठीक है ना बच्चों,
दिल्ली सतलज काल का ये अंतिम शासक है। आपसे पूछ ले कि दिल्ली सतलज काल का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और आपसे पूछ ले कि दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। आपसे पूछ ले कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। क्योंकि बच्चों समझना, इब्राहिम लोदी के जो चाचा थे, है ना, और इनके परिवार वाले इनके क्या हो जाते? खिलाफ हो जाते। और बच्चों दूसरी बात, दिल्ली सतलज काल का एकमात्र शासक जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है कौन है? इब्राहिम लोदी। क्योंकि बच्चों पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। बच्चों समझना, क्योंकि इब्राहिम लोदी के ध्यान रखना चाचा दौलत खां लोदी, है ना बच्चों, दौलत खां लोदी ने ध्यान रखना बाबर को भारत में आमंत्रित किया था। दौलत खां लोदी को लग रहा था कि मैं दिल्ली पे क्या कर लूंगा? अधिकार कर लूंगा। बाबर भारत आएगा और बाबर भारत आकर के दिल्ली को लूट करके वापस से चला जाएगा। बच्चों ध्यान रखना, बाबर कहां का शासक था? फरगना। फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में। फरगना रियासत का एक शासक था, मुगल राजवंश का शासक है बाबर। बाबर को बच्चों ध्यान रखना आमंत्रित कौन करता है? दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी कौन है बच्चों? ये दौलत खां लोदी है इब्राहिम लोदी का चाचा, है ना। मैं बता दूं भाई, एक एक चीज लिखा दूंगा, है ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, उससे पहले बच्चों इब्राहिम लोदी के पतन का प्रमुख कारण है क्योंकि हमारे राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़, ठीक है ना बच्चों, मेवाड़ रियासत है। और मेवाड़ रियासत में बच्चों शासक कौन थे? राणा सांगा। बच्चों ध्यान रखना, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध भी होता है ना बच्चों। खातौली का युद्ध कब होता है? 1518 में, ठीक है ना बच्चों। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में खातौली का युद्ध होता है और इस युद्ध में बच्चों कौन पराजित हो जाता है? इब्राहिम लोदी, ठीक है ना बच्चों। इस युद्ध में पराजित कौन हो जाता है? इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। राणा सांगा इसमें क्या होता है? विजय। यह आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खातौली का युद्ध कब होता है? 1518 में। और बच्चों ध्यान रखना किसके बीच में? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना बच्चों। और इस युद्ध में राणा सांगा किसको पराजित कर देते हैं? इब्राहिम लोदी को। लेकिन राणा सांगा दिल्ली पे अधिकार नहीं करते हैं, दिल्ली पे अधिकार नहीं करते। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। बच्चों डेट याद रखनी है, 21 अप्रैल 1526। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? 21 अप्रैल 1526। और बच्चों इस युद्ध में कौन पराजित हो जाता है? इब्राहिम लोदी। बच्चों ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी इस युद्ध में पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना, दिल्ली सतलज काल का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। और बच्चों ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के साथ में ही दिल्ली सतलज काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। बच्चों ध्यान रखना, इब्राहिम लोदी में दो बातें याद रखनी है, एक तो खातौली का युद्ध और एक पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना बच्चों। और यह भी आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी में कि यह दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक क्या है? दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक है और एकमात्र शासक है दिल्ली सतलज काल का जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया, ठीक है ना बच्चों। अब लिखना, हेडिंग डालना इब्राहिम लोदी, लिखना दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक, मैं बोलूं वैसे लिखना है, दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक, दिल्ली सतलज काल का अंतिम शासक। बच्चों लिखना दिल्ली सतलज काल का एकमात्र शासक है जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है। दिल्ली सतलज काल का एकमात्र शासक है जो युद्ध क्षेत्र में मारा जाता है, ठीक है ना बच्चों। युद्ध क्षेत्र में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब मैं ये बात नहीं लिखाऊंगा कि लोदी वंश का अंतिम शासक है ना,
क्योंकि आपको पता है उसके बाद में ये दिल्ली सल्तनत काल ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब उसमें ध्यान रखना जो महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद रखने हैं। बच्चों ध्यान रखना, खातोली का युद्ध, बच्चों लिखना, एक नंबर लगा करके लिखना, खातोली का युद्ध। बच्चों खातोली वर्तमान में कहां है? बच्चों राजस्थान में। राजस्थान में बच्चों ध्यान रखना, वर्तमान में कोटा। कहां पे है? कोटा। ठीक है ना बच्चों। और खातोली का युद्ध कब होता है? 1518 में। एक तरफ राणा सांगा और दूसरी तरफ कौन है बच्चों? इब्राहिम लोधी। और इस युद्ध में बच्चों ध्यान रखना, इतिहासकारों ने यह बताया गया कि ये अनिर्णायक युद्ध रहा है, लेकिन इस युद्ध में विजय कौन होता है? राणा सांगा। कौन रहता है? राणा सांगा। बच्चों आगे बात करेंगे, मुगल काल की स्थापना हो जाती है, लेकिन मुगल काल के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में यह बताया था कि मुझे भारत आमंत्रित कौन करता है? राणा सांगा। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों लिखना, खातोली का युद्ध लिख दिया ना। उसके बाद में लिखना पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 है ना बच्चों। ध्यान रखना, एक तरफ है इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ कौन है? बाबर। और बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में विजय कौन हो जाता है? बाबर हो जाता है। और बच्चों इसी युद्ध से दिल्ली सल्तनत काल का अंत हुआ और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और बच्चों ध्यान रखना, युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक कौन है सल्तनत काल का? इब्राहिम लोधी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में ये आपके सल्तनत काल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है एक विदेशी राजवंश, अफगान से आता है, उज्बेकिस्तान। बच्चों ध्यान रखना, एक फरगना रियासत है, वो आज नहीं, वर्तमान में उज्बेकिस्तान में एक रियासत थी फरगना। और फरगना रियासत में ध्यान रखना बच्चों, किस राजवंश का शासन था बच्चों? हाँ, मुगल। और बच्चों ध्यान रखना, नेक्स्ट हेडिंग डालना मुगल काल या मुगल साम्राज्य। मुगल काल या मुगल साम्राज्य। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय इतिहास में बच्चों 1526 से लेकर के 1857 तक, भारतीय इतिहास में 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल साम्राज्य का शासन रहता है। पहले तो दिल्ली सल्तनत काल बच्चों ध्यान रखना 1206 से लेकर के 1526 तक। उसके बाद में आ जाता है मुगल काल, और मुगल काल के बाद में आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, विदेशी कंपनियों का भारत पे शासन स्थापित हो जाता है। और बच्चों अंत में जाकर के 1947 में भारत क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। ठीक है बच्चों। अब ये मध्यकालीन भारत के इतिहास में ध्यान रखना, ये अंतिम राजवंश है। मध्यकालीन भारत के इतिहास का ये अंतिम राजवंश है। और बच्चों ध्यान रखना, बीच में मुगल राजवंश के बीच में ही बच्चों ध्यान रखना ये दूसरा अफगान राजवंश, ध्यान रखना सूरवंश, ये बच्चों ध्यान रखना दूसरा अफगान राजवंश है। दूसरा अफगान राजवंश, अफगान राजवंश। बच्चों ध्यान रखना, बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में शासक कौन बनता है? हुमायूं। बच्चों ध्यान रखना, ये तो है मुगल साम्राज्य का शासनकाल है, लेकिन आपको याद क्या रखना है बच्चों? एक तो बात करेंगे बाबर के बारे में। बाबर के बाद में शासक कौन बनेगा बच्चों? हुमायूं। बच्चों हुमायूं के बाद में शासक कौन बनेगा? हुमायूं के बाद में अकबर। और अकबर के बाद में बच्चों जहांगीर। और बच्चों जहांगीर के बाद में कौन बनेगा? शाहजहां। और शाहजहां के बाद में बच्चों ध्यान रखना, यहां पर उत्तराधिकारी युद्ध होगा।
उत्तराधिकारी युद्ध। और बच्चों ध्यान रखना, उत्तराधिकारी युद्ध में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी किससे घोषित किया था? दारा शिकोह, जिसे मुगल काल का दूसरा अकबर भी कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, उत्तराधिकारी युद्ध किसके बीच में? एक तो दारा और औरंगजेब, औरंगजेब है। और बच्चों ध्यान रखना, औरंगजेब उत्तराधिकारी संघर्ष में विजय हो जाता है, जीत जाता है। और औरंगजेब शाहजहां के बाद में क्या बन जाता है? शासक बन जाता है औरंगजेब, औरंगजेब। और बच्चों ध्यान रखना, 1707 बात कब की है? 1707। बच्चों 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में मुगल काल का क्या हो रहा है? धीरे धीरे पतन हो रहा है। औरंगजेब के बाद में अयोग्य शासकों का क्या होता है? शासन होता है। ठीक है ना बच्चों, ये क्रम से शासकों के नाम लिख लो, है ना, हेडिंग डालना मुगल काल और इन शासकों के नाम लिख लो, है ना। और औरंगजेब तक हमें इनके बारे में बात करेंगे। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे अकबर के बारे में, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, हम औरंगजेब तक ही बात करेंगे। उसके बाद में 1857 की क्रांति। ठीक है, इसको लिखो, है ना, शासकों के नाम लिखो। प्रश्न क्रम से भी पूछा जा सकता है कि भाई हुमायूं के बाद में मुगल काल का शासक कौन बना, या मुगल राजवंश का शासक कौन बना? अकबर। अब आपसे मैं पूछ लूं कि मुगल काल का वह शासक जो भाग्यशाली नहीं था, अभाग्यशाली था, हुमायूं। हुमायूं बच्चों ध्यान रखना, आजीवन तक लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते हुए इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, दीन पना के महलों से गिरने से। कहते हैं कि हुमायूं है ना, हर टाइम गम में ही रहता था, है ना, कभी शराब, कभी दारू, मतलब कभी अफीम, हर प्रकार के, ध्यान रखना, ये नशा करता था। और नशे से लुप्त होकर के ही दीन पना की सीढ़ियों से गिर करके इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात करेंगे बच्चों ना, ठीक है बच्चों। हाँ, हुमायूं की है ना जान, हुमायूं है ना, जब बात करेंगे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में क्या होते हैं? युद्ध होते हैं, है ना। और बच्चों ध्यान रखना, हुमायूं एक बार गंगा नदी में कूद जाता है ना, क्योंकि पीछे किसकी सेना थी? शेरशाह सूरी की। और बच्चों ध्यान रखना, एक बिस्ती था, उन्होंने हुमायूं की जान बचाई थी। और हुमायूं ने उससे वचन दिया था कि भाई मैं शासक बन गया, वापिस दिल्ली मेरे अधिकार क्षेत्र में आ गई, तो मैं तुझे एक दिन के लिए क्या बनाऊंगा? बादशाह बनाऊंगा। और उस बिस्ती को ध्यान रखना, हुमायूं ने एक दिन का बादशाह बनाया। और उस बिस्ती ने बच्चों भारत के इतिहास में एकमात्र शासक है जिन्होंने चमड़े के सिक्के जलाए थे, है ना। आगे बात करेंगे हुमायूं में, लेकिन बच्चों ये क्रम से आप इसको लिख दो। अब बच्चों समझना, आपसे पूछ ले कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन है? बाबर। कौन है? बाबर। बच्चों ध्यान रखना, बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में। बाबर का जन्म होता है 14 फरवरी 1483 में। और बच्चों ध्यान रखना, फरगना रियासत का नाम क्या है? रियासत का नाम है बच्चों, रियासत का नाम है फरगना रियासत, जो वर्तमान में कहां है? उज्बेकिस्तान। कहां पे है? उज्बेकिस्तान। और बच्चों बात करें, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। आपसे पूछ ले कि बाबर की पितृपक्ष से उपाधि क्या थी? बच्चों ध्यान रखना, पितृपक्ष से उपाधि दी थी मिर्जा। क्या थी? मिर्जा उपाधि थी। ठीक है ना बच्चों, पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। और ये मिर्जा क्या है बच्चों? इनकी उपाधि है। और यह प्रश्न पूछा गया है कि बाबर के पितृपक्ष की ओर से उपाधि कौन सी थी? मिर्जा। बच्चों उसके बाद में ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, उसके बाद में ये पादशाह और बादशाह की उपाधि धारण करता है। और ये जो मिर्जा की उपाधि है इसको त्याग देता है ना, क्योंकि बाबर का ध्यान रखना, जो प्रारंभिक काल है वो संघर्ष से भरा हुआ था। क्योंकि अफगान में ध्यान रखना, जो ये फरगना रियासत है ये बाबर के हाथ से निकल गई थी। फिर बाबर धीरे धीरे सिंध प्रांत, लाहौर, पंजाब से करते करते दिल्ली पे क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और बच्चों मैंने बताया था ना कि दौलत खां
लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया था कि भारत आकर के आप क्या करो, आक्रमण करो और भारत को लूट के वापिस चले जाओ। अब दौलत खान लोदी को लगा कि ये भारत आएगा, भारत को लूट करके वापिस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने कहा कि मैं पागल थोड़ी हूं, है ना, क्योंकि दिल्ली के लिए लोग तरस रहे हैं और मेरे हाथ में दिल्ली आ गई है, तो मैं फरगना को छोड़ दूंगा दिल्ली के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में बाबर वापिस नहीं जाता है और बाबर दिल्ली में ही ध्यान रखना मुगल साम्राज्य एक नए राजवंश की क्या कर देता है, स्थापना कर देता है। बाबर ने कहा कि फरगना में क्या है, उज्बेकिस्तान में क्या है भाई, रेत ही रेत है ना, वहां पर कुछ नहीं है, लगभग तो वहां पे अकाल पड़ता है। अब अकाल पड़ रहा है तो किसान वर्ग टैक्स नहीं देंगे, लेकिन दिल्ली, ध्यान रखना, दिल्ली क्षेत्र में जो भारत का जो उपजाऊ भौतिक प्रदेश, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, गंगा यमुना क्षेत्र, ये किसके अधीन थे, दिल्ली के अधीन, और यहां से क्या मिलता था, सर्वाधिक टैक्स। तो बाबर ने कहा कि दौलत खान को कि भाई तू यहां से भाग जा, नहीं तो मैं तुझे ही मार दूंगा। दौलत खान लोदी ने कहा कि मेरे साथ में विश्वासघात हुआ है ना, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं कि बाबर यहां आकर के अपने साम्राज्य को स्थापित कर देगा, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान रखना, बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग से संबंधित था, और बच्चों ध्यान रखना मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं कि चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण कब किया था, और उस समय शासक कौन था दिल्ली का, अरे तुक्के मत लगाओ यार। 1221 याद है क्या कुछ, 1221 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। मैंने लिखाया स्पष्ट आपको नोट लगा के, इल्तुतमिश के समय चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। तो ये नोट्स है ना, इसको पढ़ा करो भाई, क्या करना है, पढ़ना है। मैंने कहा ना कि एक मंगोल आक्रमण हुए भारत में, आज नहीं भाई, मंगोल आक्रमण होते भारत में, और मंगोल आक्रमणकारी कौन था, चंगेज खां। और 1221 में भारत पे आक्रमण करता है, उस समय शासक कौन है, इल्तुतमिश। बच्चों ध्यान रखना, ये एक चंगेज का लुटेरे था, और ये तैमूर लंग, बच्चों आपको मैंने ये भी बताया था कि तैमूर लंग ने किसके समय आक्रमण किया था, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद के समय तैमूर लंग आक्रमण करता है भारत पे, और उसके बाद में एक नए राजवंश की स्थापना होती है, सैयद वंश। तो बच्चों ध्यान रखना, ये दोनों ही लुटेरे हैं और भारत को लुटा है। और बच्चों ध्यान रखना, तैमूर ने तो दिल्ली में कत्लेआम करा दिया था। कहते हैं कि जो पानी निकासी की जो नालियां है उसमें पानी की जगह खून बह रहा था, और तैमूर लंग ने कहा कि मैं यहां से वापस जा रहा हूं पंजाब से, तो मेरे रास्ते में क्या होनी चाहिए, रास्ता किसका होना चाहिए, लाशों का, है ना। तभी तो विरोध हो रहा है ना। ये एक अभिनेत्री, उन्होंने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था, तैमूर। ये तैमूर है ना, एक लुटेरा था जिन्होंने भारत में कत्लेआम करा दिया था, दिल्ली को नष्ट कर दी थी उन्होंने, ठीक है ना। अब बच्चों ये प्रश्न क्या पूछा जाएगा यहां से, बाबर पितृपक्ष से किसका वंशज था, चंगेज खां, और मातृपक्ष से, अरे पितृपक्ष से है तैमूर का, और मातृपक्ष से किसका है, चंगेज खां। और ये दोनों ही विदेशी लुटेरे थे, और भारत को इन दोनों ने लूटा था, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना, बाबर ने 1497 में अफगानिस्तान में एक स्थान है समरकंद, समरकंद को ये जीत जाता है। लेकिन आपको क्या लिखना है, बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक है। जन्म लिख देना बच्चों, किस रियासत में हुआ है, फरगना रियासत। और बच्चों ध्यान रखना, पितृपक्ष से किसका वंशज है, तैमूर लंग का, और मातृपक्ष से चंगेज खां का, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों आगे बात करें, यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर का भारत में पहला आक्रमण, यह लिख लिया ना, नहीं लिखा है, हा? मुगल साम्राज्य के संस्थापक लिखना, बाबर लिख दिया ना। जन्म 14 फरवरी
1483। बच्चों ध्यान रखना, पिता लिख देना उमर शेख मिर्जा, है ना। अब बच्चों ये लाइन लिखनी है कि पितर पक्ष की ओर से या पिता की तरफ से ध्यान रखना तैमूर लंग का क्या है, वंशज है। और माता की पक्ष से बच्चों ध्यान रखना ये चंगेज खां का क्या है, वंशज है ना। हाँ ये भाई सभी लिखने हैं ना। बाबर का सामान्य परिचय, यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। और ये भी प्रश्न पूछा गया एक बार कि बाबर का जन्म किस रियासत में हुआ है, फरगना। और फरगना वर्तमान में कहा है, उज्बेकिस्तान में। अरे ये चीजें सारी 10 बार मैंने बता दिया है, लगभग याद भी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लिखना, है ना, 10 मिनट। अब आपसे पूछ ले कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था और किस स्थान पे किया था। और उस समय ध्यान रखना बच्चों, उस समय जो उस क्षेत्र में जो जाति थी उसका नाम भी आपको याद है रखना है। लिख लेने यहां तक। अब बच्चों देखो, भारत पर बाबर का पहला आक्रमण, ठीक है ना बच्चों, भारत पर बाबर का पहला आक्रमण, ठीक है ना बच्चों। बच्चों बात है 1518-19 की, है ना। 1518-19 में बच्चों ध्यान रखना सिंध क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में बच्चों ध्यान रखना एक जाति है यूसुफ जई। यूसुफ जई एक जाति है, कबीला है। और बच्चों इनका काम ही क्या है, लूटना। ये लुटेरे थे और इनके खिलाफ बाबर ने सर्वप्रथम भारत में क्या किया था, आक्रमण किया था। क्योंकि ये एक बार यूसुफ जाई जाति अफगान उज्बेकिस्तान फरगना में जाकर के बाबर को लूट लिया था, है ना भाई। ये लुटेरे थे, घुमत एक जनजाति थी। इनका काम ही यही था कि आज यहाँ पे डेरा है इनका, आज इस रियासत को लूटा, उसके बाद में आगे जाकर के अगली रियासत को। और ये फरगना चले जाते हैं और फरगना में बाबर को लूट लेते हैं। बाबर ने कहा कि कई दिनों से मैं ढूंढ रहा हूं इन जाति को, इसको ना, आज ये मिल गई। और बच्चों ध्यान रखना इन पे आक्रमण कर देता है कौन, बाबर, ठीक है ना। पहला आक्रमण भारत पे बाबर ने कब किया है, 1518-19। बच्चों ध्यान रखना ऑप्शन में दोनों ही है तो राइट होगा 1518। और यदि ऑप्शन में नहीं है 1518 तो 1519 में बाबर ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। ए सीधा बैठ एकदम, ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों ये सिंध क्षेत्र को जीत लेता है। सिंध क्षेत्र के बाद में बच्चों ये लाहौर को जीतता है 1524 में। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एक तो भारत पर बाबर का पहला आक्रमण और उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बाबर के ये 4 युद्ध आपको याद रखने हैं भारत में, है ना। अरे लाहौर, है ना, है ना, लाहौर। बच्चों ध्यान रखना ये लाहौर को जीत लेता है। उसके बाद में बच्चों ध्यान रखना बाबर के भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध आपको याद रखने, है ना। कहते हैं कि एक ट्रिक भी है इसकी, है ना। बाबर ने पहले तो पानी पिया, पानी पीने के बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद में चाय पी, चाय पी करके घर गया और घर जाकर के मर गया, है ना। 4 युद्ध है बाबर के, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है बच्चों। बाबर ने पानी पिया, पानीपत का युद्ध 1526 में, बच्चों 1-1 वर्ष का अंतर है। फिर है खाना खाया, खानवा का युद्ध 1527 में। फिर बच्चों ध्यान रखना चंदेरी का युद्ध, चाय पी, कब, 1528 में। फिर बच्चों घर गया मतलब घाघरा का युद्ध। और बच्चों फिर 1530 में घर जाकर के मर गया। 1530 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। बच्चों ध्यान रखना 4 युद्ध आपको याद रखने हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों। 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में
बाबर विजय हो जाता है और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की क्या की है, स्थापना की। लेकिन फिर भी बाबर को डर था। बाबर को डर किसका था? राणा सांगा को। किसका डर था? राणा सांगा का। ध्यान रखना बच्चों, यह है पहला पानीपत का युद्ध। इसके बारे में इतना ही लिखना है, 1526 में बाबर व इब्राहिम लोदी, इसके बारे में इब्राहिम लोदी में हम पढ़ चुके हैं बच्चों। उसके बाद में बात करें पानीपत के युद्ध के बाद में दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध। बच्चों समझना, यह होता है 1527 में। लेकिन बच्चों खानवा के युद्ध के से पहले एक युद्ध होता है बाबर के बीच में और राणा सांगा के बीच में, बयाना का युद्ध, है ना। बयाना भरतपुर में मुगल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ती है, बाबर साथ में नहीं था। लेकिन बच्चों कहते हैं कि बयाना के युद्ध में, इतिहास में बहुत कम चर्चा है उस युद्ध के बारे में, लेकिन बच्चों ध्यान रखना, बयाना के युद्ध में मेवाड़ी सेना ने मुगल सेना को बुरी तरीके से पराजित कर दिया और मुगल सेना ने स्पष्ट मना कर दिया कि हम मेवाड़ या राजस्थान के किसी शासक के साथ में युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि जो मेवाड़ी सैनिक है या राजपुताना की जो सैनिक है, उनका एक ही मकसद है, मरना और मारना, है ना। कोई मतलब नहीं है, उनका एक ही टारगेट है। और कहते हैं कि बुरी तरीके से पटक पटक करके मुगल सेना को यहां पे, है ना, कुछ सैनिक तो मर गए और कुछ सैनिक भाग करके दिल्ली चले गए। फिर बाबर ने मनाने की कोशिश की, फिर भी सेना नहीं मानी। बाबर ने कहा कि मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। बाबर एक बहुत बड़ा बेवड़ा था, शराबी था, रियल बात है ना। बाबर ने कहा है कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर को डर था कि राणा सांगा कभी भी हमला कर देगा और हमला दिल्ली पे कर दिया तो मैं भागूंगा कहां, फरगना मेरे हाथ से निकल गई है, अब दिल्ली मेरे पास में है, दिल्ली कभी भी मेरे हाथ से निकल सकती है। बाबर को पता था कि यदि दिल्ली में स्थायी रूप से सत्ता स्थापित करनी होगी, या तो राणा सांगा से संधि करनी पड़ेगी या राणा सांगा को पराजित करना पड़ेगा, दिल्ली में यदि शासन करना है तो। अब राणा सांगा ने कहा कि संधि तो मैं नहीं करूंगा, है ना। मेरे भाई पूर्वजों ने नहीं की है संधि, है ना। आप विदेशी लुटेरे हो, देश को लूट रहे हो, तो मैं संधि आपसे नहीं करूंगा। बच्चों ध्यान रखना, मुगल सेना भी नट जाती है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर बाबर ने कसमें खाई कि मैं शराब छोड़ दूंगा। फिर बाबर ने कहा कि जो एक कर लग रहा था व्यापारियों पे, तगमा कर, मैं वो भी हटा दूंगा। पर सैनिकों ने कहा कि हम मर जाएंगे, चाहे कर हटा, कुछ भी कर, है ना। उसके बाद में बाबर ने कहा कि, है ना, फरगना, समरकंद रियासत में हर घर में मैं एक सोने का सिक्का बंटवा दूंगा। अब सैनिकों ने कहा कि हम जीवित ही नहीं रहेंगे, ये काम का सिक्का किसका है, कोई काम का नहीं है। फिर बच्चों ध्यान रखना, बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब समझते हो ना, धर्म विरोधी। बाबर ने कहा कि राणा सांगा और मेवाड़ी सेना इस्लाम धर्म के खिलाफ है, और इस्लाम धर्म में लिखा गया है कि जो इस्लाम धर्म का विरोध करे या तो उसे मार दो या इसे इस्लाम धर्म स्वीकार करा दो। तब जाकर के सेना तैयार होती है कि हम युद्ध करेंगे। लेकिन बच्चों दुर्भाग्य की बात यह है कि बाबर के पास में उस समय युद्ध की पद्धति थी, युद्ध की रणनीति थी। इस वजह से बाबर इस युद्ध को जीत जाता है, क्योंकि बाबर ध्यान रखना पानीपत के युद्ध में भी तोप खाने का प्रयोग करता है, और हमारी राजस्थान में और भारत के जो शासक थे उनकी सेना को कभी भी अभ्यास नहीं था कि भाई तोप खाना क्या होता है, बारूद क्या होता है ना, कभी देखा ही नहीं है। हम तो भाला, है ना, तलवार, है ना, इनसे युद्ध लड़ रहे थे। लेकिन बाबर के पास में नई युद्ध नीति थी। बाबर के पास में सैनिक बहुत कम थे, फिर भी खानवा के युद्ध में कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है। बच्चों ध्यान रखना, दुर्भाग्य की बात क्या है कि राणा सांगा के सहयोगी थे, उन्होंने ही राणा सांगा के साथ में विश्वासघात किया था। राणा सांगा ने कसम खा ली थी कि मैं इस बाबर को, है ना, इस बाबर के खानदान को मैं जड़ से नष्ट कर दूंगा, है ना। पेड़ होता है ना, पेड़, उस पेड़ के जड़ को जला करके नष्ट कर दोगे तो पेड़ अपने आप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और बाबर ने
सॉरी राणा सांगा ने कहा कि मैं, है ना, इस परिवार को, उस खानदान को ऐसे नष्ट करूंगा कि कभी भी बाबर के परिवार से, खानदान से कोई बाबर जन्म नहीं लेगा, है ना। लेकिन बच्चों, जो इनके राणा सांगा के सहयोगी थे, सरदार थे, उन्होंने राणा सांगा को विष दे दिया। बच्चों कहते हैं कि राणा सांगा को सैनिकों का भगोना वेश कहते हैं। बच्चों कहते हैं कि एक खुद शासक, एक सेनापति था। राणा सांगा के शरीर में 80 घाव थे। राणा सांगा ने युद्ध में एक आंख, एक पैर और एक हाथ, है ना, शरीर में, ध्यान रखना, ये काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में ही, है ना, एकमात्र शासक भारत के इतिहास में जो महान एक सेनापति था, ठीक है ना। और खानों का युद्ध कौन जीत जाता है बच्चों? बाबर जीत जाता है। और बाबर ने भारत में स्थायी रूप से मुगल साम्राज्य की क्या कर दी थी? स्थापना कर दी थी। बच्चों ध्यान रखना, बाबर का जीत का प्रमुख कारण क्या था? बाबर के पास में सैनिक कम थी। बच्चों ध्यान रखना, एक है तुलगमा नीति। तुलगमा नीति का मतलब क्या है? बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ यह सैनिक है और दूसरी तरफ यह सैनिक है। अब तुलगमा नीति का मतलब क्या है समझना। बाबर ने अपने जो कमजोर सैनिक थे, कमजोर सैनिक, उसको क्या रखा था? आगे। भाई जो खाना बनाने वाले हैं, है ना, जो कमजोर सैनिक है उनको तो रखा आगे, और जो प्रमुख इनके योद्धा थे, है ना, उनको बाबर ने रखा था पीछे, है ना, यहां पे। और बच्चों ध्यान रखना, जब मेवाड़ी सेना, राणा सांगा की सेना के जो महान योद्धा थे वो अगली पंक्ति में थे। अब बच्चों कितना ही कमजोर है, एक बार तो युद्ध रोक सकता है ना, है? एक बार तो सामना कर सकते। बच्चों ध्यान रखना, ये आपस में आमने सामने हुए तो जो ये महान सैनिक थे ना बाबर के, वो इनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और दूसरी बात बच्चों, तोप खाना और बंदूक, ये तो हमने कभी देखी नहीं है। फटाके छूट रहे थे, सैनिका ने कहा है कि ये यार, ये आग के गोले कैसे आ रहे हैं, हमारे पास में तो नहीं है। तो बच्चों ध्यान रखना, ये युद्ध नीति है, इस युद्ध नीति से बाबर जीत जाता है। बच्चों ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर का तोप का संचालन कौन कर रहा था? उस्ताद कुली खां। और बंदूक का संचालन कौन कर रहा था बच्चों? मुस्तफा। ठीक है ना बच्चों? ठीक है बच्चों, लिखना, मैं बोलूं वैसे लिखना ना, लिखना, लिख दिया ना, पानीपत का प्रथम युद्ध लिख दिया ना। लिखना, बाबर के प्रमुख भारत में युद्ध, हेडिंग डालना, बाबर के भारत में प्रमुख युद्ध। और 4 युद्धों के नाम ये आपको याद रखने हैं, साथ में सन भी याद रखना है। 4 युद्ध इसमें बच्चों पहले लिखना, पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध बच्चों 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। अब इसमें किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, बाबर, इब्राहिम लोदी व बाबर। ठीक है बच्चों, अब लिखना, इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा नीति का प्रयोग किया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाबर ने सर्वप्रथम तुलगमा नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया है? पानीपत का प्रथम युद्ध। बच्चों लिखना, इस युद्ध में बाबर ने तोप का प्रयोग किया। और बच्चों आगे लिख देना, तोप का संचालन कौन कर रहा था? उस्ताद कुली खां। और बाबर ने इस युद्ध में बंदूक का प्रयोग किया, बंदूक संचालन करता कौन था? मुस्तफा। ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कलंदर। कौन सी उपाधि? कलंदर। आपसे पूछ ले कि बाबर ने कलंदर की उपाधि किस युद्ध के बाद में धारण की है? पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने तोप का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में। और बच्चों ध्यान रखना, बंदूक का भी प्रयोग है। अब देखो यार, आप भी समझदार हो। अब एक तरफ बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बारे में बात करें तो 1:2, लगभग मान लो 20,000 मुगल सैनिक थे तो 40,000 क्या किसके सैनिक थे? मेवाड़ के, राणा सांगा के पास में। क्योंकि राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवी, जो एक परंपरा थी प्राचीन हमारी,
उस परंपरा को पुनः शुरू किया था। पाती पैरवी का मतलब क्या है? सभी शासक, मेवाड़ के आसपास के जितने भी शासक है, हिंदू शासक है, वो मेवाड़ के जो राज ध्वज है उसके नीचे आकर के क्या करेंगे? युद्ध लड़ेंगे। राणा सांगा ने, यहां तक लिख लिया ना? नेक्स्ट लिखना खानवा का युद्ध। मैं इसमें बताऊंगा खानवा का युद्ध 1527 में। नेक्स्ट लिखना खानवा का युद्ध, लिखना 1527। कलंदर की उपाधि धारण की। अब बच्चों खानवा का युद्ध 26 में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1 वर्ष के बाद में। बच्चों ध्यान रखना, एक तरफ है राणा सांगा, कौन है? राणा सांगा। दूसरी तरफ है, ध्यान रखना, बाबर का सेनापति आलम खां और दौलत खां लोधी। बच्चों ध्यान रखना, आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी, ये ध्यान रखना दोनों ही लोधी है, ठीक है ना बच्चों? और बच्चों ध्यान रखना, इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया। हाँ, और ध्यान रखना इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? गाजी की, ठीक है ना बच्चों? जिहाद का मतलब क्या है? धर्म विरोधी। इस्लामी सैनिकों ने मना कर दिया था, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना ये युद्ध होता है, खानवा का युद्ध मार्च में। कब होता है? मार्च में होता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, इस मार्च से पहले एक फरवरी में युद्ध होता है। फरवरी में बयाना का युद्ध, बयाना का युद्ध। और बच्चों बयाना का युद्ध किसके बीच में होता है? बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना। और इस बयाना की युद्ध में ध्यान रखना, ये फरवरी 1527 में होता है। और बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को कौन? मेवाड़ की सेना पराजित कर देती है। और मुगल सेना में इतना भय था, इतना डर था, बाबर ने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भाई रात को ना दिल्ली में रुकते थे ना, तो कभी भी मेवाड़ की सेना आक्रमण कर सकती है। कहते कि दरवाजे के लॉक के ऊपर लॉक लगा के सोते थे हम, इतना खौफ था, है ना? कहते कि सैनिकों को रात में नींद में ही सपने दिख रहे थे कि भाई मेवाड़ी सेना आ गई है ना? पागल हो गए थे सैनिक रियल में। इतना खतरनाक हमला किया था इस बयाना के युद्ध में। कहते कि कुछ सैनिक तो मर गए और कुछ सैनिक वापिस चले जाते हैं। बाबर ने कहा कि एक बार मैं भी डर गया था कि इतना खतरनाक राणा सांगा है। और इतिहास में सुना भी होगा कि राणा सांगा के एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, और 80 पे शरीर पे 80 घाव है, फिर भी इतनी खतरनाक सैनिक है, इतनी खतरनाक सेना है, ठीक है ना बच्चों? फिर ध्यान रखना, बाबर जो ये जिहाद का नारा देता, पहले तो कहता कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो सैनिकों ने कहा कि भाई तुम शराब पी या मत पी, हमें क्या फायदा इसमें। फिर बच्चों ध्यान रखना, एक कर समाप्त कर दूंगा, सोने का सिक्का टक्का बंटवाऊंगा। और आखिर में परेशान होकर के बाबर ने कहा कि इस्लाम कौन कौन है ना? इस्लाम। सभी ने कहा कि हम। तो आप इस्लाम के लिए क्या कर सकते हो? तो सेनाओं ने कहा कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं, भाई मेरे पास में तो दिल्ली है, राणा बाबर ने कहा था मेरे पास में दिल्ली है, मैं राणा सांगा से दुश्मनी क्यों लेता हूं? क्योंकि इस्लाम का सबसे कट्टर विरोधी कौन है? राणा सांगा। और भारत में यदि इस्लाम धर्म का प्रचार करना होगा तो इस मेवाड़ी सेना को हराना जरूरी है, नहीं तो ये इस्लाम भारत में क्या है? खतरे में। फिर ध्यान रखना बच्चों, युद्ध में भाई राणा सांगा क्या हो जाता है? घायल हो जाता है। और घायल अवस्था में राणा सांगा को युद्ध क्षेत्र से बाहर लेके चले जाते हैं। और राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हो जाता है। और भारत में ध्यान रखना, मुगल सत्ता स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है। बच्चों प्रश्न दो तरीके से पूछे जाएंगे नॉलेज के लिए, प्रश्नों की लैंग्वेज को समझना है। आपसे पूछ ले कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध के बाद में हुई है? पानीपत के प्रथम युद्ध। और आपसे पूछ ले कि दिल्ली में मुगल सत्ता स्थायी रूप से स्थापित किस युद्ध के बाद में? खानवा के युद्ध के बाद में, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद में युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध।
बच्चों ध्यान रखना कब होता है, 1 वर्ष के बाद में 1528 में। बच्चों एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ कौन है, मेदिनी राय, है ना, बाबर और मेदिनी राय। बच्चों ध्यान रखना मेदिनी राय कौन था, खानवा के युद्ध में इसने किसका साथ दिया था, राणा सांगा का। ठीक है ना बच्चों, एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ है मेदिनी राय। ठीक है बच्चों, इसमें जीत किसकी होती है, बाबर की, है ना, विजय। ठीक है, उसके बाद में बच्चों चंदावर के युद्ध के बाद में घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध बाबर के लाइफ का, जीवन काल का अंतिम युद्ध था। आपसे पूछ ले बाबर का भारत में पहला युद्ध कौन सा है, पानीपत का युद्ध, और बाबर का अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध। बच्चों नेक्स्ट लिखना घाघरा का युद्ध, नेक्स्ट युद्ध लिखना घाघरा का युद्ध। बच्चों ध्यान रखना एक तरफ कौन है, एक तरफ तो है बाबर, ठीक है ना बच्चों, एक तरफ है बाबर और दूसरी तरफ ध्यान रखना अफगान। अफगान पहले तो किसके साथ में थे, बाबर के साथ में, लेकिन बच्चों ध्यान रखना बाबर को डर था कि अफगान वापिस हमला कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना एक तरफ है महमूद लोदी। बच्चों खानवा के युद्ध में महमूद लोदी किसके साथ में था, बाबर के साथ में। और बच्चों एक साथ में था महमूद लोदी का शेरशाह सूरी और नुसरत खां, ये अफगानी थे, ये तीनों अफगानी थे। और बच्चों ध्यान रखना इन अफगानों को ध्यान रखना, बच्चों ध्यान रखना इस युद्ध में बाबर विजय हो जाता है। और बच्चों ध्यान रखना ये भारत के इतिहास का पहला युद्ध है जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया, और ये बाबर का अंतिम युद्ध, लिख देना बाबर का अंतिम युद्ध, अंतिम युद्ध। ठीक है ना। और बच्चों उसके बाद में बात करेंगे बाबर की आत्मकथा है, ज्यादा इसमें अब कुछ नहीं है ना। बाबर की आत्मकथा ध्यान रखना, ये तो सबको पता है कि बाबर की आत्मकथा किसने लिखी है, बाबर ने। लेकिन भाषा याद रखनी है बच्चों, ये भाषा है कौन सी भाषा है ना, तुर्की भाषा है। कौन सी भाषा है, तुर्की भाषा। ठीक है ना। ठीक है, अब इसके बारे में और कल थोड़ी बात और करेंगे, उसके बाद में हुमायूं। लेकिन एक बार मैं वापिस बाबर के युद्ध के बारे में बता देता हूं। 4 युद्ध याद कर लेना। बाबर का भारत पे पहला आक्रमण कब करता है बाबर, 1518-19 में, किस जाति के खिलाफ, यूसुफ है जई, लुटेरी एक घुमत जनजाति थी, है ना। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि दिल्ली पे अधिकार कब करता है बाबर, दिल्ली पे अधिकार कब करता है, 1526। 4 युद्ध याद रखना बच्चों, ध्यान रखना। बाबर ने पानी पिया, पानी पीने के बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद में चाय पी, चाय पी करके घर गया, घर जा करके मर गया। 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 27 में बच्चों खानवा का युद्ध, 28 में चंदावर का युद्ध, 29 में घाघरा का युद्ध। और आपसे पूछ ले, आज नहीं भाई, आपसे पूछ ले कि भारत के इतिहास का एकमात्र युद्ध जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया, है ना, कौन सा, घाघरा का। और आपसे पूछ ले कि बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में किया था, सर्वप्रथम पानीपत के प्रथम युद्ध में, तोप का, बंदूक का, कोई भी आपसे पूछ लेना। और आपसे पूछ ले कि बाबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद में ली थी, है? खानवा के युद्ध के बाद में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध के में लगाया था, खानवा के युद्ध में। बच्चों कल बात करेंगे हुमायूं के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल स्टैटिक जीके की क्लास है, स्टैटिक जीके में ध्यान रखना, वो आज नहीं। अब भाई स्टैटिक जीके में कौन